चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के श्रृंखला लेकर के आया हूं, जो कि आपके सीटेट प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं वो सिर्फ हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से क्वेश्चंस पे हुआ है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पहले करा दिए जाएं, फिर एक तरफ प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है जिसकी वजह से आपको क्या होगा, साथ साथ दोनों चीज़ तैयार हो जाएगी। बाकी आप थ्योरेटिकल तैयार कर लीजिए, क्वेश्चंस हम लगवा दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर हम लगवा दे रहे हैं। आपका बिल्कुल 30 में से 30 नंबर हर सब्जेक्ट में, हर भाग में आपका फिक्स हो जाएगा। आइए समय को बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ये देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में कि एक विशिष्ट अवधि, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में भाषा सरलता के साथ सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या होते हैं, पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में माना जाएगा? तो इसे माना जाएगा, इसका आपका आंसर होगा पहला, जो कि है संवेदनशील। ठीक है, क्या है? संवेदनशील। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि बच्चे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एनवायरनमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ चीजें सीखते हैं, भाषा का ज्ञानार्जन करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस अवधि को, इस विकास की अवधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको संवेदनशील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो मतलब दो बच्चे हैं, जुड़वा का मतलब है कि जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे की तुलना में अधिक तेजी से सीखने में, चलना सीखने में क्या कर रहा है, अधिक तेजी दिखा रहा है, जल्दी जल्दी सीख रहा है। तो सीखने की इस भिन्नता में, ठीक, डिफरेंसेस ऑफ लर्निंग में ये क्या विकास कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रोसेस हर आदमी में सेम नहीं पाया जाता है। किसी का मंद विकास होता है, किसी का तीव्र विकास होता है। तो इसी विभिन्नता को हमने क्या नाम दिया कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो किस में देना चाहिए? तो ये देना चाहिए आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में टीचर को क्या करना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसत्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो ये स्थिति होती है संतुलन की। ये स्थिति किसकी होती है? ये स्थिति होती है संतुलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वर्षीय लड़का मनीष
दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। क्या करता है? जितने भी लोगों के अनुभव हैं वो अपने हिसाब से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में वो क्या रहता है? असफल रहता है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आत्म केंद्रितता को, मतलब सेल्फ सेंटर है वो, मतलब आत्म केंद्रित व्यक्ति है मनीष, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से दूसरे के भी अनुभवों को देखता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आत्म केंद्रितता। ठीक है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। क्या होगा? लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। क्यों भाई? क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो कि नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था की चरण में है। कोई व्यक्ति अगर कानून एवं व्यवस्था के बारे में कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? कानूनों तथा नियमों को पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए नहीं, इसमें क्या करेगा? कानून तथा नियमों, कानून के बारे में अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेगा, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहेगी। ठीक है। क्योंकि उसको तो पता नहीं है कुछ, हम कोई भी चीज जो नहीं जानते हैं उसके बारे में किससे जानकारी प्राप्त करते हैं? जो हमसे सीनियर होते हैं या जिनके पास हमसे ज्यादा अनुभव होता है। बच्चा या हम या कोई भी व्यक्ति ऐसे ही अपने से सीनियर आदमी से सारी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइटगोस्की ने निम्न से कौन सा सिद्धांत दिया था? किसने? लेव वाइटगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइटगोस्की ने दिया था। ठीक। सिद्धांतों के बारे में भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा कि उसमें कौन सा सिद्धांत किस चीज से संबंधित है और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। उसकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, उसका एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। चुनौती महसूस कर रहा है का क्या मतलब होता है? कि उसको जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करने में, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही, प्रॉब्लम आ रही है। लेव वाइटगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब आप बताइए, सीटेट का जो भी क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी में आपको क्या पता चलेंगे? नियम कानून पता चलेंगे, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रियल लाइफ में जैसे होना चाहिए उसी हिसाब से उसके प्रश्न भी बनते हैं। सीटेट यूपी टेट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको आप किस तरीके से रियल लाइफ में बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे, सीटेट उसी पे ज्यादा ध्यान देता है और उसी से संबंधित आपको प्रश्न देता है। कि अब आप इस क्वेश्चन की जगह खुद को रख के देखिए कि आप एक टीचर हैं और आपके सामने बच्चा दिए गए प्रश्न में डिफिकल्टी फील कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? इसमें कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना सेंस अप्लाई करिए कि आप क्या कर सकते हैं। सीटेट आपकी इसी चीजों को चेक करता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए, तो बिल्कुल ही क्या है? गलत है। कभी भी किसी भी कंडीशन में एक टीचर, एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता है, ये मान के चलिए। दूसरा है, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। इस ऑप्शन को 1 मिनट के लिए छोड़ के रखिए, आगे पढ़िए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। जब आप सही जवाब बता देंगे तो क्या होगा? वो उसमें मेहनत करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसे लगेगा कि हर बार ऐसी डिफिकल्टी हो और टीचर उसको सारी चीजें डायरेक्ट बता दे।
सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सीटेट में ये ध्यान रख लीजिए, जहां पर निगेटिव चीजें आती हैं उसका एप्लीकेशन कभी भी नहीं अप्लाई होता है। निगेटिव चीजों को सीटेट नहीं लेता है। सीटेट के क्वेश्चन निगेटिविटी से दूर हैं। बच्चे को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ये होगा कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। थोड़ा सा हिंट दीजिए जिससे वो क्या करेगा, आगे उस परेशानी, उस सवाल, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? बताइए, किस ओर केंद्रित होना चाहिए? पहला, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। दूसरा, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। तीसरा, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। सीटेट आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पे ध्यान देता है, ये चीज भी ध्यान रखिए, जिसमें आपका दिमाग चले। अब आप ट्रॉफी के लिए पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप किसी चीज को सिर्फ याद करने के लिए पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने दोस्तों और क्लास के बच्चों से कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि आप क्या करेंगे? सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। ठीक है, ज्ञान सर्जन की ओर आप बढ़ेंगे। आप एक्टिविटी में भाग लेंगे, आप चीजों में इंटरेस्ट लेंगे और उससे जुड़ेंगे। 11वां देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसमें जो है आपका भावनात्मक बुद्धि नहीं शामिल है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 12वां देखिए, अभिकथन है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो आपको देखना है कथन और कारण है ये कि इसमें से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को 5वीं तक जब उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो उसकी अवधारणाओं को, उसकी सार्थक अवधारणाओं को आसानी से समझ लेंगे। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी वादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादों क्या मतलब मेल फीमेल जेंडर, कैसे निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें, या विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने की। एक समान जेंडर बना देंगे तो वैसे ही अलगाव हो गया, उसकी तो बात ही नहीं है। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, जहां नेगेटिव आ गया वहां बात ही खत्म हो गई, तो ये होगा नहीं। तो आपका होगा आंसर नंबर 2, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। ठीक है, बच्चों को उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करानी चाहिए। अब देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक का मतलब कि अलग अलग कल्चर के बच्चे रहते हैं ना, उसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए? टीचर को करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रबल समूह की प्राथमिकता देंगे तो बाकी का क्या होगा? मोरल डाउन करेंगे। केवल सुविधा वंचित समूहों को? बिल्कुल नहीं। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। जैसे नकारात्मक आ गया वैसे ही सारी बात खत्म हो गई इसकी। तो अब बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, तो यही होगा, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ये आपका सबसे सटीक आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, जब
आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन। क्या कहा जाता है इसको? अधिगम के लिए आकलन। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है आपके समावेशी। किसका है? समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जिन बच्चों के पास कोई भी सुख सुविधा या साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में शिक्षक को करना चाहिए क्या? इसमें शिक्षक को करना चाहिए उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ठीक है, क्या करें? उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ये अलग बैठाएं, ये सब तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। उन्हें अनदेखा करें, बिल्कुल खत्म, ये कुछ आंसर ही नहीं हो सकता। और लिखित कार्य पे बल नहीं देती है शिक्षा पॉलिसी जो है हमारी। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो ये क्या हो गया? लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ गया। ये भी अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इसे भी आप जाकर के देख लीजिए। लर्निंग एबिलिटीज अधिगम अक्षमता के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें जितनी भी शिक्षण संबंधी अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे गति समन्वय वैकल्य। क्या कहेंगे? गति समन्वय वैकल्य। नेक्स्ट देखिए, स्वालीनता, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों के होने की संभावना रहती है? तो इसमें यह रहता है संप्रेषण में कठिनाई। कौन सा गुण रहता है इसमें? संप्रेषण में कठिनाई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान विशेषता नहीं है? किसकी? सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान विशेषता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, अभिसारी सोच। क्या हो जाएगा? ये सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा होनी चाहिए समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। फिर देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित करना चाहिए? तो ये है उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ये प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। हो सकता है किसी का दूसरा अटेम्प्ट हो, किसी का तीसरा हो, किसी का पहला हो। तो जो दे चुके हैं वो उन्हें तो अनुभव है लेकिन जो नहीं दिए हैं, पहली बार दे रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाएं। ये पूरी सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर की जो कि स्टार्ट की गई है। आप इसको पूरा देख करके जाइएगा एग्जाम में और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए,
एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को किस रूप में तथा शिक्षार्थियों को इस रूप में अपेक्षित करती है। मतलब यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को इस रूप में तथा शिक्षार्थियों को इस रूप में अपेक्षित करती है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा 3, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को क्या, सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को एक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। तो आपका ये तीसरा नंबर का आंसर इसमें सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की किस चीज की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है उनकी अति नियमित, किस चीज को, अति नियमित, क्योंकि हर चीज में ईडी लगाने से तो बन नहीं जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, एक बार नियम सीख लिया और उसी को हर जगह अप्लाई करने लगा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को अति नियमित कहा जाता है। 25वां देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चे में विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का टर्म आया है, तो ये अपसारी सोच के लिए आया है। क्या आया है, अपसारी सोच। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है एग्जैक्टली, पहले आप ये जान लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने दिमाग को चारों तरफ से आप खोल लीजिए, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो हर तरीके से सोचने और समझने में सक्षम हो जाए, वो तुरंत अपना दिमाग का इस्तेमाल करे और चीजों को करना सीख जाए। 26 देखिए, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो वो ये है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन भी देख, सभी बच्चों को मानक निर्देश देने से नहीं काम बनेगा, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना भी गलत है, और बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना भी गलत है। आप बच्चे को तो क्लास में इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, ये समझिए बात को। नेगेटिव और बच्चे की इग्नोरेंस, बच्चे के साथ मारपीट, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं है और ना ही ये शिक्षा पॉलिसी मानती है। तो आपका रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर रहा है, बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है उसको वो पूरी तरीके से आपके सामने लेकर के आ रहा है। यही रचनावादी शिक्षक की वो आवश्यकता है कि क्लास में इस बात को समझे। निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। अगर आप कोई भी चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस पद्धति का पहला चरण, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेप होगा समस्या की पहचान, ठीक है। समस्या की पहचान, सबसे पहले आपको समस्या तो पता होनी चाहिए। अगर समस्या कुछ और है, समाधान कुछ और है, तो ये हो नहीं सकता कि ये आपकी जो अप्लाई करें वो सक्सेसफुल हो। जो समस्या हो पहले समस्या को समझिए, उसके हिसाब से आप उसका समाधान कीजिए। तो पहला चरण है समस्या को समझना, समस्या को जानना। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो इसमें व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारणों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें ना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको करना ही नहीं है, कठोरता दिखानी ही नहीं है। अब आया ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार
लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। आपको सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सॉरी, कि जो आपको बच्चे से केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होंगे और बच्चे के ही जैसी सोचता है वो, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसी हिसाब से आप एक अध्यापक के रूप में बच्चे की समस्या सॉल्व करेंगे। मारपीट नहीं करेंगे, दंड का कोई प्रावधान नहीं करेंगे और किसी से उसको अलग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 29 देखिए, ये कथन और कारण है। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो इसमें ये है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। यह आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? 30 नंबर आपका क्या है? अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान है ना, पॉजिटिविटी नहीं देता, पॉजिटिव रूप से, पॉजिटिव तरीके से ये योगदान नहीं देता है। तो कुपोषण है। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो कभी भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा, पॉजिटिव चीज़ें नहीं करेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो कुपोषण बिल्कुल भी ये सकारात्मक प्रक्रिया या सकारात्मक रूप से सहयोग नहीं देता है। तो ये थे आज के आपके 30 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं और हमारा और हमारी टीम का आपसे निवेदन है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, बार बार देखें, जिससे आपको पता चल सके कि सीटेट कैसे प्रश्न पूछता है। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आप इसे जरूर से देख करके जाएं, क्योंकि सीटेट में मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि आप एज अ टीचर इस सिचुएशन को कैसे हल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेगेटिविटी पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा। बच्चे को दंड नहीं देना है, आपको बच्चे को अलग थलग नहीं करना है। हर सिचुएशन में उसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी टीम का पूरी तरीके से सहयोग कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने परिवार, रिश्तेदारों में, सब में हमारे चैनल के बारे में बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।